डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है मांस या मीट। यह एक तरह का प्राणिज भोज्य पदार्थ होता है। सभ्यता से पूर्व जब मानव जंगलों में रहता था, तब वह अपनी भूख को मिटाने के लिए जानवरों एवं पक्षियों के मांस का उपयोग करता था। अतः मांस का प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में आज से ही नहीं अपितु सदियों से किया जा रहा है। यह प्रोटीन का उत्तम साधन माना गया है। यह पशु का मांसल भाग होता है जिसका लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, अतः इसका जैविक मूल्य भी अधिक होता है। क्योंकि इसके प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित है, अतः यह शारीरिक वृद्धि विकास की दृष्टि से भी श्रेष्ठ माना गया है। जब हम मांस की संरचना को देखते हैं तो यह मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला जो इसका विभाजन किया गया है उसमें फर्स्ट आता है तंतु या पेशीय तंतु। इसे मायोफाइब्रिन भी कहा जाता है। मांस जो होता है वह मांसपेशियों का बना हुआ होता है। इन पेशियों में पेशीय तंतु उपस्थित होते हैं। यह पेशीय तंतु भी कई छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बना होता है जिसे कि तंतुक कहा जाता है। इन तंतुओं की लंबाई जो होती है वो करीब 2 सेंटीमीटर तक होती है और इसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है। यह तंतु जो होता है एक आवरण के द्वारा ढके हुए होते हैं, आच्छादित होते हैं। उसे मांस आवरण कहा जाता है या इंग्लिश में इसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। पेशीय तंतु के भीतर एक द्रव्य उपस्थित होता है जिसे कि कोशिका द्रव्य कहा जाता है और इसी द्रव्य को सार्कोप्लाज्म भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मांस के अंदर कई सारे तंतु पाए जाते हैं। इस तंतुओं के ऊपर एक आवरण होता है, अंदर केंद्रक होता है और साथ में कोशिका द्रव्य होता है। और ये जो कोशिका द्रव होता है इसी में प्रोटीन, खनिज लवण व अन्य विटामिन यानी कि न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं संयोजी ऊतक की। संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है और यह ऊतक मांस तंतु को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इनकी मात्रा जानवर की आयु, शारीरिक आकृति एवं योनि के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। वह जानवर जो अधिक क्रियाशील होते हैं उनमें अधिक संयोजी ऊतक उपस्थित होते हैं। जो जानवर कम सक्रिय होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, उनकी पेशियों में संयोजी ऊतकों की जो संख्या होती है वह भी कम होती है। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले जो तंतु होते हैं वह टेंडन और लिगामेंट का निर्माण भी इन्हीं ऊतकों के द्वारा किया जाता है। तीसरा जो भाग होता है मांस का वो होता है वसा तंतु। वसा तंतु जो होता है वो शरीर के कोमल अंगों पर एक झिल्ली के रूप में पाए जाते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसकी जो परत होती है वह मांसपेशियों के ऊपर भी चढ़ी रहती है और यह मांस को स्वादिष्टता भी देते हैं और सुगंध भी देने का कार्य करते हैं। वसा जो होती है वह मांस को कोमलता प्रदान करने का कार्य करती है। मांस के अंदर वसा की कितनी मात्रा होगी यह पशु को खिलाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। पशुओं के मांस में पक्षियों के मांस से अधिक वसा उपस्थित होती है। अब हम आते हैं चौथा जो भाग होता है मांस का जो कि उसमें उपस्थित होता है जिन्हें कि हड्डियां या बोन्स कहते हैं। मांसपेशियों के साथ साथ कई बार मांस में अस्थियां भी उपस्थित होती है और इनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। अस्थियों के क्या जो रंग की संरचना
वह बनावट से उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। युवा जानवर की जो हड्डियां होती है वह कोमल एवं मुलायम होती है और इनका रंग जो होता है गुलाबी या हल्का लाल होता है। जबकि जो वृद्ध या बूढ़े जानवर होते हैं उनकी हड्डियां जो होती है सख्त, कठोर, कड़ी और सफेद होती है। अस्थियों की जो अस्थि मज्जा होती है या बोन मैरो होती है, वहां पर लोह लवण जो होता है वह उपस्थित होता है और मांस को पकाने पर अस्थि मज्जा का जो सत्व है वो जल में घुलकर बाहर आ जाता है और इसको सुगंध प्रदान करने का कार्य करता है। यहाँ पर मांस का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें बताया हुआ है बीच वाला जो पोर्शन लंबा सा बाहर निकला हुआ है ये मसल फाइबर है जिसके चारों तरफ शीट या आवरण मांसावरण उपस्थित है और बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यूज फैट सेल्स इसके अंदर उपस्थित है। बीच में ब्लड वेसल्स भी आते हैं और टेंडन के द्वारा ये बोन्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मांस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वो है इसका पौष्टिक मूल्य या न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मीट। मांस में जो प्रोटीन पाया जाता है वह उत्कृष्ट कोटि का प्रोटीन होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं और इसमें जो प्रोटीन है उसकी मात्रा होती है करीब 15 से 20% तक और यह इस बात पे डिपेंड करता है कि यह किस जानवर का मांस है और किस जानवर के भी किस भाग का मांस है, किस अंग का मांस है। मांस में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वह अलग अलग तरीके के होते हैं। इसमें पहला बताया है एक्टिन एवं मायोसिन और दूसरा बताया है कोलेजन एवं इलास्टिन। फर्स्ट एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन होता है यह मांसपेशीय रस में उपस्थित होता है और पकाने पर ये थक्के के रूप में जम जाता है। दूसरा बताया है कोलेजन एवं इलास्टिन प्रोटीन। यह दोनों जो प्रोटीन होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज में या संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं और यह जो प्रोटीन होते हैं इसमें से जो कोलेजन होता है वह सफेद रंग का प्रोटीन होता है और इलास्टिन जो होता है यह पीले रंग के संयोजी ऊतकों में उपस्थित होता है। मांस को जब पकाया जाता है तब ये प्रोटीन जिलेटिन के समान हो जाता है और जिलेटिन जो होता है वह एक तरीके का अपूर्ण प्रोटीन होता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल का तात्पर्य होता है बच्चों जो कि हमें भोजन के द्वारा लेना पड़ता है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। दूसरा न्यूट्रिटिव वैल्यू में हम बात करेंगे वसा की। मांस में करीब 5 से 40% तक फैट पाई जाती है और इसकी मात्रा जानवर की आयु, उसकी जाति, उसकी प्रजाति और स्वास्थ्य पे निर्भर करती है। मांस में जो वसा होती है वह संतृप्त वसीय अम्ल के रूप में और कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाई जाती है। मांस में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वह बहुत अधिक उपस्थित होती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट या कार्बोस। यह कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ग्लाइकोजन के रूप में पाई जाती है और कभी-कभी ग्लूकोज के रूप में भी उपस्थित होती है, परंतु यह बहुत ही अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, केवल 1% तक ही यह मीट में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है जल। जल जो है वह मीट में 66 to 75% तक उपस्थित होता है। अब हम आते हैं विटामिन पे। मांस में विटामिन बी समूह जो होता है वह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, परंतु विटामिन ए की जो मात्रा होती है वह जानवरों के आहार पर निर्भर करती है कि वह कैसा भोजन खा रहे हैं। वे जानवर जो हरा चारा खाते हैं उनके मीट में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। मांस में विटामिन डी बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे खनिज लवण की या मिनरल्स की। मांस में मुख्यतः कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोह तत्व और फास्फोरस पाया जाता है।
अब हम आते हैं वर्णक पे। वर्णक उन्हें कहा जाता है जो कि रंग देने का कार्य करते हैं और मीट में दो वर्णक पाए जाते हैं, एक मसल फाइबर में या मसल्स में जिसे मायोग्लोबिन कहा जाता है, एक ब्लड में जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है और यह दोनों वर्णक गुलाबी या लाल रंग देने का कार्य करते हैं। अब हम आते हैं सत्व पर। सत्व वह चीज है जिसे एक्सट्रैक्ट कहा जाता है जो कि खुशबू देने का या सुगंध देने का कार्य करते हैं, साथ में यह जल में घुलनशील होते हैं। यह सत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन युक्त सत्व और नाइट्रोजन रहित सत्व। जो नाइट्रोजन युक्त सत्व होते हैं यह क्रिएटिन और आपका क्रिएटिनिन होते हैं जो प्रोटीन के उपापचय के बाद बनते हैं। जो नाइट्रोजन रहित सत्व है यह लैक्टिक अम्ल होते हैं जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के बाद बनते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एंजाइम्स पर। मांस में प्रोटियोजेस एंजाइम पाया जाता है और यह जो एंजाइम होता है यह प्रोटीन पे क्रिया करता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है। अब हम बात करेंगे मांस का वर्गीकरण या मांस के प्रकार। कितने तरह के मांस बाजार में उपलब्ध होते हैं, उसमें से हमने कुछ तरह के मांस को यहाँ पे बताया है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर बता रखा है आपको बीफ। बीफ जो मांस होता है यह मांस गाय और भैंस का मांस होता है और यह मांस जो है 1 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले जानवरों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है व्हील। व्हील जो मांस होता है यह 3 से 4 सप्ताह के बछड़े का मांस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे काफ की। काफ जो होता है यह 3 से 8 माह के बछड़े से प्राप्त किया जाता है। फिर आते हैं हम हाइफर पे। यह जो मांस होता है यह कुंवारी गाय का या वर्जिन काऊ का मीट होता है। यह चारों जो मीट है ये गाय या भैंस से प्राप्त हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे मटन की। मटन जो होता है यह भेड़ या बकरी का मांस होता है। यह जो मांस होता है इसको वापस से हम अन्य मांस में विभक्त करते हैं, जैसे कि एक होता है लैम। यह 1 वर्ष या उससे कम उम्र के जानवरों से प्राप्त किया जाता है और इन जानवरों की हड्डियां छोटी व हल्की होती है, इसलिए यह जो मांस होता है थोड़ा सुपाच्य होता है। नेक्स्ट है यर्लिंग मीट, जो कि 1 से 2.5 साल की भेड़ से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आता है परिपक्व मटन, जो कि परिपक्व नर मादा भेड़ या बकरी का मांस होता है। इसके बाद आते हैं हम पॉक पे, जिसे कि सुअर का मांस कहा जाता है। यह जो मांस होता है सुअर के द्वारा प्राप्त किया जाता है और यह 7 माह से 1 वर्ष तक के आयु का जो मांस होता है वह सर्वोत्तम माना जाता है। अब हम आते हैं अवयव मांस पे यानी ऑर्गन मीट पे। पशु के शरीर के जो आंतरिक अंगों के आधार पर इसका विभेदीकरण आगे किया जाता है, जैसे कि गुर्दे का या किडनी का, ब्रेन का, लीवर का, हार्ट का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद अब हम बात करेंगे मांस पर पाक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम मांस को पकाते हैं तो इसमें उपस्थित सभी प्रकार के रोगाणु जीवाणु जो होते हैं उनका नाश हो जाता है। इसके साथ ही इसके रंग, स्वाद और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है। मांस में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन होता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब ऑक्सीकरण से क्रिया होती है और इसका रंग परिवर्तित होकर भूरा हो जाता है। पका हुआ जो मांस होता है यह मनमोहक एवं लुभावनी सुगंध देने का कार्य करता है। इसका प्रोटीन जो होता है वह थक्के के रूप में जम जाता है। साथ में मांस में उपस्थित प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट पकने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे इसका रंग भूरा हो जाता है। अगर हम इसको बहुत अधिक तापमान पे पकाते हैं तो प्रोटीन सिकुड़ जाता है और अंदर का जो रसीला पार्ट होता है वह कम हो जाता है, यह सख्त हो जाता है। एक्टिन और मायोसिन
जो कि आपके फाइबर्स में प्रेजेंट होता है वह सख्त हो जाता है। साथ में जो कोलेजन प्रोटीन जो कि कनेक्टिव टिश्यूज में उपस्थित होता है वह जिलेटिन में बदल जाता है। पकाते समय मांस की वसा जो होती है पिघलने लग जाती है, अतः इसे पकाने के समय कम मात्रा में वसा का उपयोग किया जाता है। कुछ मात्रा में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का भी नाश हो जाता है। अब हम बात करते हैं मांस के वधो उपरांत होने वाले परिवर्तन। वधो उपरांत का तात्पर्य होता है कि जानवर के मरने के बाद क्या-क्या परिवर्तन उस मीट में होते हैं। वधो उपरांत मांस में विभिन्न परिवर्तन होते हैं, जैसे कि जब तक पशु जीवित होता है तब तक उसमें कई सारी जैविक क्रियाएं चलती रहती है और उनकी जो मांसपेशियां या मसल्स होती है नर्म और मुलायम बनी रहती है। परंतु जैसे ही पशु मरता है या उसे मीट के लिए मारा जाता है तो उसकी कोशिकाओं में जो उपापचय चल रहा होता है वो उपापचय रुक जाता है, यानी जैविकीय क्रियाएं रुक जाती है और इसी कारण से उसकी मांसपेशियां कड़ी होने लग जाती है और इस प्रक्रिया को ही रिगर मोर्टिस कहा जाता है। रिगर मोर्टिस वह प्रक्रियाएं होती है जो कि मरने के बाद जानवरों में होती है और उसके कारण से उनकी मांसपेशियां कड़ी हो जाती है। मांसपेशियों के अंदर जब व्यक्ति या जानवर जिंदा होता है उसके अंदर निरंतर रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भी चलती रहती है। परंतु वधोपरांत जो होता है ये क्रियाएं बंद हो जाती है, रक्त परिसंचरण रुक जाता है जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से ही यह जो रासायनिक क्रियाएं हैं या जो जैविक क्रियाएं हैं यह बंद हो जाती है और इसी कारण से लैक्टिक अम्ल बनने लग जाता है और यह लैक्टिक अम्ल जो होता है इसकी जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है पीएच जो होता है शरीर का उसमें कमी आने लग जाती है और यह लैक्टिक अम्ल ही वापस से ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है, ऊर्जा नहीं दे पा रहा है, एटीपी नहीं बना पा रहा है। इस कारण से मांसपेशियों में जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं यह आपस में जुड़ने लग जाते हैं और मांसपेशियां कड़क होती चली जाती है और इसे ही मांस में होने वाले परिवर्तन वधोपरांत कहा जाता है। यानी कि जब तक इंसान जिंदा है उसमें जैविकीय परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी मसल सॉफ्ट है क्योंकि वह ऑक्सीजन निरंतर ले रहा है और उसका जो ग्लूकोज जो जैविक क्रियाएं होती है उससे ग्लूकोज बन रहा है, वो ऊर्जा को कंज्यूम कर रहा है, यानी रासायनिक जो चीजें हैं वो यांत्रिक चीजों में परिवर्तित हो रही है। परंतु इस समय उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो लैक्टिक अम्ल हो जाता है, इसकी मात्रा बढ़ने लगती है और पीएच जो होता है क्योंकि यह एक तरह का अम्ल है इसलिए निरंतर कम होता चला जाता है। अब हम बात करेंगे मांस के परिपक्वन की। मांस का परिपक्वन से मतलब होता है कि रिगर मोर्टिस हो जाने के पश्चात जब इस मांस को हम ठंडी अवस्था में रखते हैं या कोल्ड टेम्परेचर में रखते हैं तो वापस से ये जो मांसपेशियां होती है मुलायम या लचीली हो जाती है और इसका वापस से सुगंध और रसीलापन बढ़ जाता है और इस प्रक्रिया को रीगर का हटाना या रिजोल्यूशन ऑफ रीगर कहा जाता है और इसके द्वारा कई सारे परिवर्तन होते हैं जैसे मांस आपका सॉफ्ट हो गया है, सुगंधित हो गया है, अगेन रसीलापन आ गया है। इसकी जो मांसपेशियां होती है वापस से सॉफ्ट होने के कारण से जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं इसको कंज्यूम कर पाते हैं। इसके साथ ही यह जो टॉपिक होता है यह समाप्त होता है, यानी हमने प्राणिज भोज्य पदार्थों में 3 भोज्य पदार्थों को पढ़ा, दूध, अंडा और मांस। इसके साथ ही प्राणिज भोज्य पदार्थ जो है वह समाप्त होते हैं।